केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि देश के सबसे महत्वपूर्ण व्यवसायों में से एक है। साथ ही कहा कि कृषि ने साबित किया है कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में संभाल सकती है देश को। कोविड में भी बिगड़ी अर्थव्यवस्था को कृषि ने संभाला, देश की आधी आबादी को दिया रोजगार। खरीफ विपणन सीजन 2020-21 सीजन में सरकार मौजूदा एमएसपी योजनाओं पर कर रही है फसलों की खरीद। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने जारी की एमएसपी खरीद की जानकारी। 73.62 लाख धान की खेती करने वाले किसानों ने एमएसपी से 10,30,249 करोड़ का लाभ उठाया। और गुजरात में भी सिक्किम जैविक मॉडल अपनाएगा। गुजरात में भी सिक्किम की तर्ज पर जैविक खेती को मिलेगा विस्तार। देश में इस वक्त जैविक खेती का प्रचलन तेजी से बढ़ रहा है। उत्तराखंड के बाद गुजरात सरकार भी जैविक मॉडल पर करेगी काम। आदिवासी बहुल जिले डोंग को 100% जैविक कृषि जिला बनाने का निर्णय। खेती योग्य सभी भूमि को जैविक कृषि क्षेत्रों में परिवर्तित किए जाने पर बल। और बिहार में कृषि इनपुट अनुदान के लिए भूमि लगान रसीद की अनिवार्यता की गई खत्म। प्रदेश के कृषि विभाग ने एक उच्च स्तरीय बैठक में निर्णय लिया। बिहार के कृषि सहकारिता एवं गन्ना उद्योग मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने औपचारिक घोषणा की। सरकार के इस फैसले से किसानों को मिलेगा लाभ। और देश भर में आज मनाया जा रहा है मकर संक्रांति का पर्व। इसी दिन से शुरू होते हैं उत्तरायण। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री ने दी देशवासियों को मकर संक्रांति की बधाई। नमस्कार, मैं हूं संतोष चौधरी। खबरें विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि देश के सबसे महत्वपूर्ण व्यवसायों में से एक है। उन्होंने कहा कि देश की आधी आबादी को रोजगार मिला है। कोविड में भी बिगड़ी अर्थव्यवस्था को कृषि ने संभाला है। कृषि ने साबित किया है कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में ये देश को संभाल सकती है। आधी आबादी को कृषि का क्षेत्र ही रोजगार प्रदान करता है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो कोविड के संकट में भी कृषि क्षेत्र ने अपनी अर्थव्यवस्था की प्रासंगिकता को सिद्ध किया है। और साथ ही साथ कृषि का क्षेत्र किसी भी प्रतिकूल अवस्था का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार रहता है। ये हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को होने वाले लाभ के विषय में बताते हुए उन्होंने कहा कि 25 करोड़ किसान इससे लाभान्वित हो चुके हैं। साथ ही इस योजना के तहत 86,000 करोड़ की सहायता राशि किसानों को दी गई है। फसल बीमा योजना ये किसानों के लिए प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थितियों में एक बड़ा सुरक्षा कवच है, जिसका लाभ देश भर में किसानों को मिल रहा है। क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से भी यह सुविधा किसानों को प्रदान की गई है कि वो अपनी स्थिति को कभी भी देख सकें, जांच सकें, किसानों के भुगतान ठीक समय पर हो सकें, राज्यों का केंद्र का काम कम हो सके और ईमानदारी से पूरे पारदर्शी ढंग से उनके नुकसान का मूल्यांकन किया जा सके। इसके लिए सैटेलाइट का उपयोग भी करना प्रारंभ किया है। उसके भी एक अच्छे परिणाम आज हम सब लोगों के सामने आ रहे हैं। अभी तक इस योजना में 25 करोड़ से अधिक किसान बीमित हो चुके हैं। प्रतिवर्ष लगभग 5 करोड़ किसान नए जुड़ रहे हैं। और प्रधानमंत्री फसल बीमा के 5 साल पूरे होने के मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने कल बैठक की थी। जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठक की थी। केंद्रीय कृषि मंत्री ने पीएम फसल बीमा योजना पर स्टेक होल्डर के साथ बैठक की और विस्तार करने की इस पर चर्चा की गई। राज्य सरकारों, बैंकों और बीमा कंपनियों के साथ योजना के लिए चुनौतियों और आगे बढ़ने के तरीकों पर भी इस बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच है। ये केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि ये सुरक्षा कवच है, किसानों को एक संबल प्रदान करती है। किसानों के लिए देश भर में सबसे कम प्रीमियम पर एक व्यापक जोखिम समाधान का हल निकलता है। इस योजना के माध्यम से कृषि मंत्री ने देश भर में योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों, बैंकों और बीमा कंपनियों को भी बधाई दी है। कृषि मंत्री ने कहा कि यह गैर परिवर्तनीय प्राकृतिक जोखिम के कारण होने वाले नुकसान के खिलाफ पूर्ण फसल चक्र को कवर करती है। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान ये योजना पूरी तरह से चालू थी। इसका किसान लगातार फायदा उठा रहे थे। लाखों की संख्या में किसानों ने इसका लाभ उठाया है। भारत भर में 59.70 लाख किसानों के लिए 8,741.3 करोड़ से अधिक के दावों को निस्तारण किया गया है।
बैठक में राज्य सरकारों, बैंकों और बीमा कंपनियों के अधिकारियों सहित 150 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। सभी हितधारकों ने फसल बीमा योजना की प्रमुख विशेषताओं पर विस्तार से चर्चा की और इसको आगे बढ़ाने पर भी चर्चा की गई है। देश भर में मजबूत कवरेज के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पोर्टल, फसल बीमा मोबाइल ऐप, उपग्रह इमेजरी, रिमोट सेंसिंग तकनीक का भी इसमें इस्तेमाल लगातार किया जा रहा है। और अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में कृषि इनपुट अनुदान के लिए भूमि लगान रसीद की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। हालांकि भूमि रसीद की जांच आवश्यक होगी। कृषि विभाग ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया है कि कृषि, सहकारिता एवं गन्ना उद्योग मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने इसकी औपचारिक घोषणा की है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री की तरफ से जारी आधिकारिक जानकारी के मुताबिक विभाग ने यह निर्णय लिया है कि अद्यतन भूमि लगान रसीद के आधार पर जिन किसानों का आवेदन अस्वीकृत किए गए हैं, उन किसानों के आवेदन के आधार पर पुनः सत्यापन की कार्रवाई कराई जाएगी। अब अद्यतन भूमि लगान रसीद के आधार पर किसी भी किसान का आवेदन अस्वीकृत नहीं किया। और अब बात करते हैं एमएसपी की। जो खरीफ की फसल है उसके एमएसपी पर खरीदी की जा रही है। अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों में केंद्रीय कृषि किसान कल्याण मंत्रालय ने जारी की है एमएसपी खरीद की जानकारी एक बार फिर सामने रखी है। एमएसपी पर धान खरीदी में पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार 26.48% की वृद्धि यानी कि बढ़ोतरी दर्शाई गई। बढ़ोतरी हुई है। 73.62 लाख जो धान के किसान हैं उन किसानों ने एमएसपी के 1,30,249 करोड़ का उन्हें भुगतान किया गया है। महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड, असम, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में 545.67 लाख मीट्रिक टन की धान की खरीदी की गई है। ये पिछले वर्ष 431.41 लाख मीट्रिक टन की खरीद के मुकाबले 26.48% की बढ़ोतरी है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी दलहन तिलहनों की 51.66 लाख मीट्रिक टन की खरीदी को स्वीकृति दी गई है। कर्नाटक के तमिलनाडु में 5,079 मीट्रिक टन 12 मासी फसल की एमएसपी मूल्य पर खरीदी की गई ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके। कर्नाटक और तमिलनाडु में 3,961 किसानों को इस योजना एमएसपी योजना के माध्यम से लाभान्वित किया गया है। उनके खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किए गए हैं, जबकि पिछले इसी वर्ष 293.44 मीट्रिक टन कोपरा यानी कि जो 12 मासी फसल है उसकी खरीदी की गई थी। कोपरा और उड़द के संबंध में प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें एमएसपी से ऊपर हैं। और बदलते समय के साथ ही जरूरी है कि खेती में भी नित नए प्रयोग होते रहें और ये प्रयोग स्थानीय स्तर पर हो तो और भी अच्छा है। एक ऐसा ही नवाचार एक किसान ने किया जिससे सिंचाई में लगने वाली लागत कम हो गई है। अब किसान बड़ी आसानी से कम लागत पर अपने खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किसान का नवाचार जो खेती की लागत तो कम करता ही है और आमदनी भी बढ़ाता है। पेश है यह खास रिपोर्ट। युवा किसान भी नवाचार कर रहे हैं ताकि खेती में लागत को कम किया जा सके। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से लोगों को निजात दिलाने के लिए एक छोटे से गांव के किसान ने एक नई तकनीक के इस्तेमाल से किसानों को सिंचाई के जो खर्च आती थी उसमें कमी ला दी है। सूरतगंज क्षेत्र के झंझा गांव निवासी सर्वेश कुमार वर्मा ने डीजल से चलने वाले पंपिंग सेट को एलपीजी से चलाकर एक नई तकनीक का आविष्कार कर दिया है। ये तकनीक बहुत ही आसान है। एलपीजी गैस सिलेंडर में जिस प्रकार रेगुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक उसी प्रकार गैस सिलेंडर में लगाकर पंपिंग सेट के स्लेटर में रेगुलेटर में लगे पाइप को लगाकर पंपिंग सेट को स्टार्ट किया जाता है। स्टार्ट होने पर इंजन को डीजल सप्लाई वाले प्लग को बंद कर देने से ये इंजन सीधे गैस की सप्लाई से चलने लगता है और इसमें डीजल की तुलना में महज 25 से 30 रुपए प्रति घंटे खर्च आता है। साथ ही इंजन धुआं भी नहीं देता। इस तकनीक को गांव के अलावा अन्य दूर गांवों के किसान भी देखने के लिए पहुंच रहे हैं। सर्वेश कुमार वर्मा ने बताया कि इस तकनीक को अपनाने के बाद हमारा बहुत लाभ हुआ है। खेती में लागत में कमी आई है। अगर सभी किसान भाई इस तकनीक का उपयोग करने लगे तो देश का विकास तो होगा ही और हमारे किसान भाइयों के जीवन में खुशियां भी लौट आएंगी। सबसे खास बात, इस तकनीक से सिंचाई में लगने वाली लागत धीरे धीरे कम हो जाएगी, जिसका लाभ सीधे तौर पर किसानों को मिलेगा। हमारे यहाँ गांव में एक सर्वेश कुमार सन ऑफ राम प्रकाश वर्मा, जिन्होंने एक इंजन में एक नई तकनीक पैदा की, बड़ी सराहनीय है। इन्होंने लिस्टर इंजन में गैस सिलेंडर के द्वारा जो है इंजन चला रहे हैं और उसमें लागत 100 जो उन्होंने बताया उसके अनुसार से 100 ग्राम जो है 100 मिलीग्राम जो है डीजल और 300 से 400 ग्राम गैस खर्च होती है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो 25-30 रुपये में जो है प्रति घंटा के हिसाब से जो है खर्चा आता है, जबकि डीजल जो है लगभग 70-80 रुपये प्रति घंटा बढ़ता है।
तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें काफ़ी बचत है और फ़ायदेमंद है। किसान दिन प्रतिदिन कृषि को स्थानीय नवाचारों के माध्यम से कम लागत की बना रहे हैं ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके और उनके जीवन स्तर में भी सुधार आए। बाराबंकी से सुनील सोनी के साथ संतोष चौधरी की रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब बात बदलते मौसम की। मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी से लेकर तराई के जिलों में शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर सहित बहराइच, श्रावस्ती, हरदोई, गोंडा, बस्ती, संत कबीरनगर और गोरखपुर में बेहद ठंडे दिन की चेतावनी जारी की है। 14 जनवरी को पश्चिमी यूपी और तराई के इन जिलों में दिन में ठंड का प्रकोप बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है। अगले 24 घंटे में इन शहरों से शीतलहर के कारण दिन का तापमान और गिर सकता है। वैसे तो ठंड का असर हर जगह है, लेकिन झांसी, लखनऊ, आगरा, वाराणसी और प्रयागराज जैसे शहरों में दिन में ठंड बाकी शहरों के मुकाबले थोड़ी कम पड़ी है। इन शहरों का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। हालांकि प्रदेश में सिर्फ 6 ही शहर ऐसे रहे जहां बुधवार को दिन का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस या उससे ऊपर दर्ज किया गया था। और अब बात करते हैं जैविक खेती के विस्तार की। देश के अलग अलग राज्य अब धीरे धीरे जैविक खेती की तरफ बढ़े। उसी में एक है गुजरात। गुजरात में भी सिक्किम की तर्ज पर जैविक खेती को विस्तार देने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए किसानों को भी जोड़ा जा रहा है। देश में इस वक्त जैविक खेती का जो प्रचलन है वो तेजी से बढ़ रहा है। इससे पहले उत्तराखंड, सिक्किम या उत्तर पूर्व के कई राज्य हैं जो जैविक खेती की तरफ तेजी से आगे बढ़े हैं। उत्तराखंड के बाद गुजरात सरकार भी जैविक मॉडल पर अब काम करेगी। जो गुजरात के जिले हैं उनको धीरे धीरे जैविक जिलों के रूप में जोड़ा जाएगा। आदिवासी बहुल वाले जिले डोंग को 100% जैविक कृषि जिला बनाने का अब निर्णय लिया गया है। खेती योग्य सभी भूमि को जैविक कृषि क्षेत्रों में परिवर्तित किया जाएगा, यानी कि यहां पर अब किसी तरीके का रसायन का प्रयोग नहीं होगा, जैविक खाद का ही प्रयोग किया जाएगा। डोंग के कृषि उत्पादों को प्रमाणित जैविक उत्पादों के रूप में अब बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। 5 वर्षों में डोंग जिले के 53,000 हेक्टेयर भूमि जैविक कृषि में परिवर्तित की जाएगी। एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सिंथेटिक उत्पादों और आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों के उपयोग पर अब पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसके साथ साथ सरकार जिले में जैविक खेती जो समूह हैं उनको भी बढ़ावा देगी। और आइए अब आपको मिलाते एक ऐसी तहसील दिखाते हैं जिसका कायाकल्प कर दिया गया। अक्सर उत्तर प्रदेश में देखा जाता है जो तहसील है उनकी स्थिति अच्छी नहीं होती। वैसे योगी सरकार हर मंगलवार को तहसील दिवस मनाती है ताकि जो किसानों की जो समस्याएं हैं या राजस्व से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनका निपटारा जिले भर के अधिकारी एक जगह ही कर देते हैं। लेकिन हम आपको ऐसी तहसील दिखाते हैं जो सुसज्जित ही नहीं, कायाकल्प हो चुकी है और देखने में बहुत ही सुंदर भी लग रही है। पेश है खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों की समस्याओं के निपटारे के लिए प्रदेश की हर तहसील में तहसील दिवस मनाती है ताकि किसानों की और स्थानीय समस्याओं का निपटारा एक ही जगह पर हो सके। पर अक्सर यूपी की तहसीलों की स्थिति बदतर ही रहती है। पर आपको दिखाते हैं एक ऐसी तहसील जिसे देखकर आपको लगेगा कि अगर प्रदेश भर की सभी तहसील ऐसी सुसज्जित हो जाएं तो सरकारी काम में भी तेजी आ जाएगी। अंग्रेजों के समय की जर्जर हो चुकी यह तहसील है बाराबंकी जिले की राम सनेही घाट तहसील, जिसका आज कायाकल्प हो चुका है। सरदार पटेल जी की मूर्ति मैंने सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हम लोग की ट्रेनिंग में एक मॉड्यूल शामिल किया है कि सरदार पटेल की मूर्ति केवड़िया में लगी है और वहाँ सारे IAS अधिकारी एक हफ्ते के लिए अब जाते हैं। वहाँ से मेरे मन में एक प्रेरणा थी और मैंने आके उसे यहाँ साकार किया। पार्किंग स्टैंड की बात की जाए तो उसके लिए हमारे अवस्थी जी पीछे खड़े हैं, एडवोकेट हैं। उन्होंने मुझे कहा कि सर अगर पार्किंग बन जाए तो अच्छा रहेगा। उसको मैंने वीडियो से चर्चा की और पार्किंग बनवाई। बालिका पुस्तकालय और नानाजी देशमुख जल संरक्षण सरोवर DM सर और CDO मैम ने मुझे प्रेरित भी किया, प्रोत्साहित किया, साथ में सुझाव भी देते रहे बीच बीच में कि आप नया और क्या कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से कोई भी अधिकारी अपने सीनियर अधिकारियों के मार्गदर्शन में ही आगे बढ़ता है। इस तहसील में ग्राम प्रधान के सहयोग से छात्राओं के लिए निःशुल्क पुस्तकालय है ताकि युवा यहां आकर बेहतर भविष्य का निर्माण भी कर सके। सुंदर तालाब का निर्माण कराया गया है, जल संरक्षण को बढ़ावा दिया गया है। इसके साथ ही हर दीवार पर अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की ऐतिहासिकता से भी लोगों का परिचय कराया गया है। ग्रामीण तहसील होने की वजह से तहसील में बजट का अभाव था, जिसको देखते हुए UIS ने जन सहयोग से तहसील परिसर का रूप ही बदल दिया। जो भी व्यक्ति फरियाद के रूप में आता है उसकी तुरंत सुनी जाती है। और जो यहाँ सालों से गंदगी थी, जो बड़ा दुरूह था, वो सारा मुख्य जो सफाई का कार्य है, निर्माण का कार्य है, वो बहुत अच्छे ढंग से हमारे SDM साहब ने किया है। हम गरीब हैं,
हम इतना कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। बहुत सी बुकें यहाँ हैं जो हमें यहाँ मार्केट में नहीं मिलती हैं, जिनके लिए हमें बाराबंकी लखनऊ जाना पड़ता है। अब हमें जाना नहीं पड़ेगा, बहुत सी यहाँ सारी बुकें मिल जाएंगी हम लोगों को। ग्रामीण तहसील का कायाकल्प होने से आवेदक भी अधिक आने लगे हैं। कायाकल्प सिर्फ इमारत का ही नहीं, तहसील की कार्यशैली का भी हो गया है। अब किसानों की समस्याओं का निपटारा तुरंत हो रहा है। बाराबंकी से सुनील सोनी के साथ संतोष चौधरी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज दिल्ली। और अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए किसान समाचार। ये कामयाबी है अन्नदाता की, एक कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। उत्तर पूर्वी राज्यों पर आधारित अनूठी कहानियों का संग्रह गुलदस्ता। जाने माने कहानीकारों की इन रचनाओं में है मनोरंजन भी, संदेश भी। गुलदस्ता सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आइए अब देखते हैं कि किसान कैसे करे शिमला मिर्च की खेती। शिमला मिर्च की बुआई का समय चल रहा है। सर्दी का मौसम इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। वैसे शेड में 12 महीने इसकी खेती की जा सकती है। इसकी खेती के लिए सबसे पहले नर्सरी लगाई जाती है। नर्सरी तैयार होने पर इसे मुख्य खेत में रोप दिया जाता है। ज्यादातर हरी शिमला मिर्च बाजार में दिखाई देती है, वरना लाल और पीली शिमला मिर्च की भी अच्छी मांग है। रोपाई करते समय ध्यान रखें कि पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 7 सेंटीमीटर रखें। रोपाई के तुरंत बाद पौध में हल्की सिंचाई जरूर कर लें। उसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर फसल में सिंचाई करते रहें। इससे फसल की अच्छी बढ़वार में मदद मिलेगी। सर्दियों में पाले से फसल को नुकसान हो सकता है। पाला लगने से पौध सूख जाती है और झुलस जाती है। इससे बचाव के लिए पौध में सिंचाई जरूर करें। पाला पड़ने पर पौधे में मौजूद पानी जम जाता है और सिंचाई करने से ऐसी स्थिति से बचा जा सकता है। इसके अलावा पाले से फसल को बचाने के लिए 2 ग्राम सल्फर को 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। सल्फर के छिड़काव से पौधों में गर्मी बनी रहेगी। इसके अलावा शिमला मिर्च की फसल में सफेद मक्खी के हमले का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए दवा का छिड़काव विशेषज्ञ की सलाह से ही करें। इसके अलावा सफेद मक्खी से बचाव के लिए नेट हाउस में शिमला मिर्च की रोपाई करना बेहतर रहता है।
और देश भर में सिंचाई का जो रकबा है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुजरात में भी सिंचाई पाइपलाइन को विस्तार दिया जा रहा है ताकि खेती में बढ़ावा दिया जा सके। गुजरात में सूरत स्थित मांडवी के सथाओं में काकरा पार गोरधा वर्ल्ड लाइफ इरिगेशन पाइपलाइन को और विस्तार दिया गया है। सिंचाई पाइपलाइन का निर्माण 570 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा ताकि सिंचाई रकबा को बढ़ावा दिया जा सके। इसके साथ साथ सूरत के जो आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई के नए दरवाजे इस योजना के माध्यम से खुलेंगे। वहां के किसानों को इसका सीधे तौर पर लाभ होगा। पाइपलाइन से 79 गांवों के लगभग 29,000 किसान परिवारों को सीधे तौर पर इस पाइपलाइन का लाभ होगा। सूरत में मांडवी में कुल 49,500 एकड़ कृषि क्षेत्र का लाभ होगा, यानी कि वो रकबा जो है वो सिंचित क्षेत्र में हो जाएगा। वहां आसानी से पानी पहुंच जाएगा। यह 3 बांधों, 2 तालाबों, 6 खड्डों और 30 चेक बांधों को भी लाभान्वित करेगा। इस योजना के माध्यम से ये भी लाभ सामने निकल कर आएगा। पहले इन क्षेत्रों में सिंचाई की समस्या हुआ करती थी, किसानों के सामने पानी की समस्या हुआ करती थी, उनकी फसलों तक पानी नहीं पहुंच पाता था। इस योजना की आधारशिला 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। और देश भर में आज मकर संक्रांति का पर्व मनाया जा रहा है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होता है। उत्तरायण के समय दिन लंबे और रातें छोटी होती हैं। मकर संक्रांति के पर्व के मौके पर तिलकुट, चूड़ा, दही और गुड़ खाने की पुरानी परंपरा है। वहीं देश के ज्यादातर राज्यों में मकर संक्रांति के मौके पर पतंग उड़ाने का भी प्रचलन है। आज के दिन युवा से लेकर बड़े तक पतंग उड़ाकर त्योहार को मनाते हैं। साथ ही आज से कुंभ मेला भी शुरू हो रहा है। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक कार्यक्रम है। भारत में हर 12वें वर्ष हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में इसका आयोजन किया जाता है। इस बार कुंभ मेले का आयोजन आज से हरिद्वार में हो रहा है। मकर संक्रांति के दिन कुंभ स्नान का विशेष महत्व भी होता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को बिहू और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट कर पीएम ने कहा कि देशवासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई। मेरी कामना है कि उत्तरायण सूर्यदेव सभी के जीवन में नई ऊर्जा और नए उत्साह का संचार करें। इसके साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि मकर संक्रांति का यह महापर्व सभी देशवासियों के जीवन में नई ऊर्जा एवं उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूं। मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मकर संक्रांति के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। यह पर्व आपके जीवन में सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए, यही मंगल कामना है। और तमिलनाडु में पोंगल के मौके पर जल्लीकट्टू की शुरुआत हो गई है। मदुरई में इसका आयोजन इस बार कोरोना गाइडलाइंस के मद्देनजर हो रहा है। राज्य सरकार द्वारा निर्देश दिया गया है कि खिलाड़ियों की संख्या 150 से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही दर्शकों की संख्या भी 50% तक ही होनी चाहिए। और कृषि क्षेत्र की एक सबसे बड़ी समस्या रही है कि कृषि में काम करने वाले श्रमिकों का असंगठित होना। इसीलिए केंद्र सरकार और योगी सरकार लगातार श्रमिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है ताकि श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारा जा सके। इसके लिए उत्तर प्रदेश श्रम विभाग अधिक से अधिक श्रमिकों को पंजीकृत कर रही है ताकि उन्हें सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके। उत्तर प्रदेश सरकार के श्रम एवं सेवा योजना मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य प्रदेश के हर जिले में जाकर श्रमिकों को उनके हक और अधिकारों से अवगत करा रहे हैं। निर्माण मजदूर भी असंगठित मजदूर का एक हिस्सा है। असंगठित मजदूर के वो भी हिस्से हैं जिनको लिए अभी सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन हमने कर दिया है। भारत सरकार से मॉड्यूल प्राप्त होने के बाद उनके लिए भी एक करके अनेक योजनाएं चालू की जाएंगी, जिसमें उस असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का जो सामाजिक सुरक्षा बोर्ड बना हुआ है उससे कवर होंगे लघु सीमांत किसान, खेत खलिहान में काम करने वाले मजदूर, इक्का वाला, तांगा वाला, बैलगाड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेलिया वाला के साथ साथ पट्टी दुकानदार वाला, ठेलिया दुकानदार वाला, रेहड़ी दुकानदार वाला। बड़े बृहद स्वरूप उसका है और उस बोर्ड का गठन उत्तर प्रदेश में बन चुका है। और अब बात उत्तराखंड की करते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में नमामि गंगे अभियान के तहत जैविक खेती की जा रही है। गंगा नदी के दोनों छोरों पर मौजूद किसान इसका लाभ उठा रहे हैं। साथ ही ये किसान अपने उत्पादों को ब्रांड के रूप में चमोली जिला प्रशासन द्वारा बनाए गए उद्यान बाजार में बेचकर मुनाफा भी कमा रहे हैं। इससे एक और किसानों के आय में इजाफा हुआ है तो वहीं दूसरी ओर रासायनिक पानी सीधे गंगा में जाने से निजात मिली है, जिससे गंगा भी निर्मल हुई है।
नमामि गंगे मुहिम के तहत गंगा किनारे दोनों छोरों पर 5 किलोमीटर क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है। मकसद है कि रासायनिक जल गंगा की धारा को प्रदूषित ना करे। चमोली जिले में कुल 11 क्लस्टर में 550 किसानों को जोड़ा गया है। 220 हेक्टेयर में खेती की जा रही है। 11 क्लस्टर जनपद के अंतर्गत चयनित किए गए थे, जिसमें विकासखंड जोशीमठ है, उसमें 2 क्लस्टर थे। विकासखंड ये दशोली में हम इस समय खड़े हुए हैं, यहाँ पे 5 क्लस्टर थे। और इसी तरीके से एक आगे इसका विकासखंड है कर्णप्रयाग, वहाँ पर 4 क्लस्टर थे। तो ये हर एक क्लस्टर लगभग 20 हेक्टेयर का था। तो इस तरीके से नमामि गंगे के तहत जो हमने शुरुआत की थी वो 220 हेक्टेयर से की थी। 220 हेक्टेयर में लगभग हमने 550 किसानों को जोड़ा था। हमने गोलीम गांव का दौरा किया। 90 परिवारों के इस गांव में लोग जैविक खेती से जुड़े हैं। नमामि गंगे के अंतर्गत आज गांव में ड्रम, स्प्रे मशीन और ये जैविक पिट बनाने के जो है वो मिले हैं। इसका लोग भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। पहले लोग अपने गोबरों को जो है नाली में डाल देते थे, जिससे हमारा प्रदूषण भी, नदी भी जो है दूषित हो रहा था। आज जो है उस गोबर को इस जैविक पिट में डाल के लोग इसका सही सदुपयोग कर रहे हैं और अपने खेतों में इसका जैविक उत्पाद कर रहे हैं, जिससे किसानों को बहुत अच्छा लाभ हो रहा है और अपना शुद्ध जैविक खेती कर रहे हैं। चमोली जनपद में एक खास पहल हुई है। जैविक उत्पादों की बिक्री के लिए उद्यान बाजार खोला गया है, जिसके तहत गंगा किनारे खेती कर रहे किसान अपने ब्रांडेड उत्पादों को यहां लाकर बेच रहे हैं, जिसके खरीदार भी खूब हैं। हमारे कम से 10-15 प्रोडक्ट आते हैं सर, जिसमें सर मतलब गैस की दाल हो गई और राजमा हो गया और सब्जियां होगी सर, राई होगी और गोभी, अदरक और सर ये जैसे मतलब पिनालू, तेड़ो गांव का सर, ये वाले प्रोडक्ट आते हैं। गोपेश्वर के इस उद्यान बाजार में आप देखेंगे कि नमामि गंगे के तहत जितनी भी वहाँ किसानी खेती हो रही है, वहाँ के प्रोडक्ट जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और ज़िले के जितने भी प्रोडक्ट हैं स्वास्थ्य के लिए भी फ़ायदेमंद है। और सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसका जो मुनाफा है वो सीधा किसानों तक पहुँचता है। तो कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की ओर भी वो किसान आगे बढ़ रहे हैं। कैमरामैन सुमित नौडियाल के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, गोपेश्वर। तो किसान समाचार में आज बस इतना ही। नमस्कार।